नमस्कार साथियों, मैं संध्या तिवारी आज सुनो कहानी के सेगमेंट में लेकर आई हूँ कहानी गीता श्री जी की सोन मछली, जिसे कि मैंने लिया है मृग तृष्णा रिश्तों के तिलिस्म की कहानियाँ, जिसका कि संपादन नीलिमा शर्मा और डॉक्टर नीरज सुधांशु जी ने किया है। ये गीता श्री जी की कहानी सोन मछली। रूपा दीदी और रूपा दीदी, दरवाजा खोल लो, तुम्हारे लिए संदेशा आया है। मन में कुछ बेचैनी सी थी। सुबह से कुछ भी भला नहीं लग रहा था। रूपा ने यह हकार सुनी, कोई उत्साह न हुआ। क्यों चे? सवाल पूछती हुई रूपा ने आंगन पार किया और दरवाजा खोल दिया। हवा तेज थी। गंगा किनारे की हवा में वैसे भी तुरशी होती है। अपने मन मिजाज की हवा कब बिगड़ जाए, कब संवर जाए, दैवो न जाना। गंगई हवा का मिजाज किसी स्त्री की तरह लगा उसे। आज हवा में एक सनसनीखेज खबर थी, सन्नाटे में डुबो गई रूपा को। शंकर लौट रहा है। शंकर? राजा 7 पहाड़ पार कर सोन फूल लेने गया था, जो पूरे साल भर बाद लौट आया है। चौखट पर ही धम्म से बैठ गई रूपा। क्या वो जीवित है? नहीं है तो रहे, जाए कहीं और। अब क्यों लौट आया है? क्या करेगा लौटकर? क्या होगा उसका? अब जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उसके लिए कुछ भी तो नहीं बचा। शंकर। रूपा रो पड़ी, दोनों हाथों से बाल नोच लिए। सारे वाकया से बेखबर धूप आंगन में उतर आई थी, नरम सी। खबर देने वाली, हकार देने वाली आवाजें लौट चुकी थी। चौखट तक पहुंचकर अमित दास ठिठक गया। उसके हाथ से राशन का सामान छूटकर रूपा के आगे बिखर गया था। रूपा की आंखों के आगे बीते दिन पसर गए। आज सुबह ही रूपा इतरा रही थी। कैसा अनोखा पति मिला है। रात को बिना कहानी सुने सोता नहीं। रूपा है कि पियर से कहानियों का पिटारा लेकर आई है। शंकर को रोज कहानी सुनाना है। रूपा किस्से किश्तों में सुनाती। रोमांचक मोड़ पर कहानी और रूपा शंकर का प्रणय एक साथ पहुंचते और कल फिर से वादा लेकर खत्म होते। शादी के पहले महीने की रातें शायद ऐसी ही होती हैं, रूपा ने कई बार सोचा। रूपा की सबसे प्रिय कहानी एक रानी की थी। उसने प्रण किया कि राजा को तभी अपनी देह छूने देगी जब वह उसे 7 पहाड़ पार करके सोन शिखर के सोन फूल ला देगा और जिसे अपने हाथों से उसके जूड़े में लगाएगा। राजा पहले बातें टालता रहा, मनुहार करता रहा, प्रणय की, प्रेम की दुहाई देता रहा। रानी न मानी सो न मानी, मान किए बैठी रही। ये घोड़े, ये सैनिक, ये तीर कमान, ये तलवारें किस काम की, जो प्रेमिका की मांग पूरी न करवा सके। धिक है, धिक है। तो हम देह को हाथ न लगाने देंगे। हमारी देह चाहिए तो हमारे मन की सुनो। सुनो कि मन क्या मांगता है। पहले मेरे मन को जीतो मेरे राजा, फिर मेरी देह तुम्हारी। मार्ग से देह तक पहुंचो। जाओ सोन फूल लाओ। राजा तो रानी की काया की माया में उलझ उलझ मिमिया उठा। रानी की देह से उठते शोले उसे चैन नहीं लेने देते। रानी थी कि यज्ञ बेताल बनी हुई थी। राजा को आखिर हार माननी पड़ी। लाव लश्कर लेकर कूच कर गया सोन शिखर की ओर। रानी बैठ गई महल के झरोखे पर, निगाहें रास्ते पर अटक गई। फिर क्या हुआ? क्या राजा स्वर्ण फूल लाया? ऐसी जिद क्यों की? सब कुछ तो था रानी के पास, फिर ऐसी मुश्किल मांग क्यों?
शंकर थोड़ा असहज था। कई सवाल दागे। रूपा ने कहानी यहीं रोक दी। बाकी कल सुनाएंगे। अभी राजा रास्ते में है, उसे 7 पहाड़ पार करने हैं, उसे काम करने दो। अभी नहीं, शंकर फुसफुसाया। उंगलियां घाटियों की तरफ रेंग रही थी। रूपा ने उसे दबोच लिया। सुनो, कल से तुम बीड़ी फैक्ट्री नहीं जाओगे। बीड़ी बनाने और गिनने का काम बंद। तुम मछुआरे हो, अपना पुराना खानदानी काम शुरू करो। गंगा में जाओ, मछलियां बेचेंगे हम, अच्छी कमाई होएगी। तुम लाओगे, मैं बेचूंगी, घर घर घूम के, या मोहन दा के ढाबे वाले उससे सौदा सुलूफ कर लेंगे। ना बीड़ी बनाओगे, न पियोगे, न कलेजा धोकेगा। এই দিকে আমার সংসার চলবে না। आजूर और मयूक बाबू की अवस्था होच्छे। रूपा ने फरमान जारी कर दिया। नई नवेली दुल्हन का चेहरा गुस्से और बेचारगी में और सिंदूरी हो उठा। शंकर ने उसकी तरफ नेह से देखा और रात की स्मृतियां कौंध गईं। रूपा को तंबाकू की गंध से उल्टी सी आती है। वो नहीं चाहती थी कि शंकर बीड़ी का धंधा करे। हमें तो मांस मारने का अभ्यास रहा ही नहीं। पूरा जांगीपुर बीड़ी बनाने के धंधे में लगा हुआ है। यही हमें रोजी रोटी देवे है। कैसे छोड़ दे इसे? एक दिन में कोई दूसरा काम नहीं शुरू हो सकता है? उसे प्यार से समझाया। नहीं छोड़ेगा तो मरेगा, माननी पड़ेगी मेरी बात। रूपा शंकर की कोई दलील सुनने को तैयार नहीं हुई। कैसे होती? विदा होकर आते ही उसने यहाँ जो नज़ारा देखा, उसने उसे हिला कर रख दिया। जिसको देखो वही खांस रहा है, खून की उल्टियाँ कर रहा है। पट्टीदारी के मयूक बाबू अस्पताल दौड़ते दौड़ते तबाह हुए जा रहे हैं। न टीवी ठीक हो रही है, न बीड़ी बनाना छूट रहा है। आंगन में, गली में, सड़क पर जहाँ देखो वहीं तेंदू पत्ते के ढेर, तंबाकू की गंध भरी हुई है। देख पाओ, बीड़ी तो तुझे भी बनानी होगी, न बनाएगी तो कहाँ से खाएगी? शंकर ने साफ साफ रूपा को बोल दिया। काहे? तुम जो हो खिलाने के लिए, जो लाओगे रूखा सूखा खा लेंगे, जन मजूरी कर लेंगे। फिर भी बीड़ी जितनी पैसे न कमा पाएगी। मुझे पैसे की नहीं, तेरी जान की चिंता है। रूपा के चेहरे पर रेखाएं और गहरी हो गई, पर वह दृढ़ संकल्पित थी। वो तय करके आई थी, चाहे जो हो जाए, तंबाकू गंध से पति के दामन को छुड़ाकर ही दम लेगी। कुछ नहीं होता रे, एक मयूकदा को देख तेरी ये हालत हुई है, और किसी को देखा है? सब मजे में काम कर रहे हैं। रहने दे, फालतू घाट मत कर। शंकर झल्ला उठा। तुम्हें मालूम है, जब शादी की बात उठी थी तब मैंने पूछा था कि लड़की को बीड़ी बनानी आती है? तेरे घर वालों ने बताया कि आती है। तब मैं शादी के लिए तैयार हुआ था। देख, मयूकदा के यहाँ बऊदी भी बनाती है, बच्चे भी लगे पड़े हैं, उनके यहाँ आमदनी भी ज़्यादा है। तू कमाएगी तो अपने घर की हालत भी सुधर जाएगी ना। राजा रानी को समझाता रहा और रानी अपनी जीत पर अड़ी रही। राजा को जाना ही होगा। राजा जानता था, अगर रानी की बात नहीं मानी तो रात को उसके साथ क्या होने वाला है। इतनी सुंदर रानी पाकर निहाल शंकर दास रात को कलह नहीं चाहता था। एक रात ही तो थी दोनों के बीच जो सुनहरे फूलों की बातें करती थी, जहाँ तंबाकू की गंध पसीने की गंध को मार देती थी। चूल्हे के धुएं से तपी हुई देह की सारी आग इसके हिस्से आती थी। जो 7 पहाड़ लांग आता था। राजा ने हार मान ली। रूपा बड़े उत्साह से जाल का इंतजाम करने में जुट गई। नाव के लिए वरुणदा से बात करनी पड़ेगी। जांगीपुर में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी मछली पकड़ने में तरुणदा का जवाब नहीं।
हिलसा 400 रुपये किलो बिकती है तो और तरुणदा मालामाल होकर लौटते हैं। रुम्पा को लगा जैसे बीड़ी के बंडल पर सोन मछली पसर गई है। बहुत मोटी मछलियां उसके जाल में मरने फंसने को आतुर थीं। मीठे जल की मछलियां छोटे मछुआरों के जाल में फंसती तो हैं, लेकिन नदी में गहरे चकाती भी खूब हैं। मती मारी गई थी रुम्पा की। शंकर उसके आगे झुक गया। उसे हिलसा, रोहू, सिंघी सारी मछली सोन मछली की तरह दिखने लगी थी। किसी तरह जुगाड़ करके नाव, पतवार और जाल लेकर शंकर रवाना हो गया। गंगा किनारे उसे विदा करने रुम्पा गई। दूर तक टा 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 विदा का गान चलता रहा। वह खुश थी कि पति पर उसका रोब चला और अब मोहल्ले वालियों के सामने अपनी नाक ऊंची करके बात कर सकती है। दिन भर रुम्पा की ठिठोली चलती रही, रीना दास और नजमा आपा के साथ। टोकरी में तेंदुपत्ता और तमाकू भरकर वे बैठती, बोरा बिछाकर। गंगा किनारे बसा धुलियान गांव के ये चंद झोपड़े दोपहर में गुलजार हो जाते थे। चहल पहल शुरू हो जाती थी। गंगा किनारे बरगद की घनी छाया के नीचे बने चबूतरे पर स्त्रियों में होड़ रहती थी। गाय, भैंसे और लड़के पानी में छप छप करते और उनकी हमउम्र लड़कियां उन्हें तरसती निगाहों से देखती, आपस में कुछ बात करती और ठठाकर हंस पड़ती। ये धुलियान की इस बस्ती का रोज का रूटीन था। रुम्पा ने देखा था धुलियान की दोपहरी कैसी गंधाती थी। कीचड़ी हुई मछलियों की गंध पर हावी रहती थी तमाकू की वो गंध जो स्त्रियों की उंगलियों में दबी रहती थी। चटर पटर बीड़ी बनाती हुई लड़कियां इस बात में मस्त रहा करती थी कि जितने अधिक बंडल बनाएंगी उतने अधिक दाम मिलेंगे। इन सब में अकेली रुम्पा क्रोशिया लेकर बैठने लगी। सफ़ेद मोटे धागे से थाली का कवर बुनना था। पट्टीदारी में बैना वाली थरिया ढककर भेजने से प्रतिष्ठा बनती है। उसके मायके में तो खुली थरिया किसी ने नहीं भेजी थी। यहाँ माटी चाल के लोग हैं। रूपा ने सोचा। उंगलियां थकने लगती थी। 3-4 दिन में ही शंकर ने मछलियों का ढेर रुम्पा के सामने उलीचना शुरू कर दिया। मोहनदा आते, मछलियों का भाव लगाते और ले जाते। कुछ अपने लिए रोज पकाने के लिए रख लेती। ये सोचकर रुम्पा थोड़ा अकड़ जाती कि उसके यहाँ रोज मछली का सालन बनता है। 3 दिन पानी मछली से जूझने के बाद शंकर को आराम का मन हुआ। आमी जाबो ना किए, बस यूं ही। शंकर थोड़ा शरारती हो रहा था। आज कथा पूरी कर दो ना। नहीं, दिन में नहीं, रात में पक्का। मालिश भी कर दूंगी। जाओ, आलस न करो। नहीं जाता। क्या कर लोगी? जा। सुन, आज तू भी साथ चल। मौसम भी देख कैसा कैसा तो हो रहा है। मैं क्या करूंगी जाके? तू हो आ, ज्यादा दूर न जाना। एक द्वार में जो हाथ लगे आज के लिए वही काफ़ी है। मोहनदा को मना कर देंगे, आज खाली है। रुम्पा जिद पर अड़ी थी। बिहार के किशनगंज की जिद्दी रानी, न बांग्ला ठीक से बोल पाती न समझ पाती। शंकर ने सोचा, बेकार ही इससे माथा पच्ची। चल बेटा निकल ले, नहीं तो की रात करीखा काली समझ ले। रात सोचकर ही उसकी देह सुसुरा गई। चल बेटा, बिस्टी को भी देख लेंगे। जल्दी लौट कर करना क्या है? की करबो, कथा करबो। शंकर गुनगुनाया।